आज का जो टॉपिक है अपना क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में कवर किए थे। अभी मैं किसकी बात कर रहा था, डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन को समझना है तो आपको किसको समझना पड़ेगा, बोला मैंने, फिजिकल इक्वेशन। फिजिकल इक्वेशन क्या होता है, तो फिजिकल इक्वेशन क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे से रिलेटेड रहेगी। फिजिकल इक्वेशन क्या होता है, तो ऐसा इक्वेशन जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज आर रिलेटेड। फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, रिलेटेड। जैसे कि एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि इनिशियल वेलोसिटी मेरे अंदर u है, लेकिन टाइम के साथ में जैसे एक्सेलरेशन आ गया, टाइम के साथ में मेरे अंदर एक्सेलरेशन आ गया, तो एक्सेलरेशन क्या करवाता है, स्पीड को चेंज करवाता है। तो मेरे अंदर नई जो स्पीड आएगी वो होगी v होगी। तो एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, u ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये भी एक वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो इस इक्वेशन में फिजिकल क्वांटिटी क्या है, रिलेटेड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल इक्वेशन बोलेंगे। अब इस फिजिकल इक्वेशन को तुम डायमेंशन के फॉर्म में देखो, तो वेलोसिटी के डायमेंशन आपको पता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट है लेंथ की पावर 1 और अपॉन में टाइम है तो t की पावर -1। मास नहीं होता तो मास की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। ये भी वेलोसिटी है तो सेम डायमेंशन होगा, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर मीटर पर सेकंड इसको यूनिट आपको पता है। तो मीटर यानी लेंथ और टाइम यानी t का पावर 2, ऊपर जाएगा तो t का पावर -2। तो मास नहीं है ये, m यानी मीटर है, मीटर यानी लेंथ होता है। तो मास की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -2, और ये टाइम है तो इस टाइम को भी डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो टाइम मास की पावर 0 होगी, l की पावर 0 और t की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इस फिजिकल इक्वेशन को मैंने डायमेंशन के फॉर्म में लिखा, तो ये जो नया इक्वेशन मिला इसको हम बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें फिजिकल क्वांटिटी होगी। द इक्वेशन कंटेनिंग फिजिकल क्वांटिटी, ये एक इक्वेशन है, इसमें ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, और ईच क्वांटिटी एंड ईच क्वांटिटी रिप्रेजेंट डायमेंशनल फार्मूला। देखो ये वेलोसिटी डायमेंशनल फार्मूला को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी डायमेंशनल फार्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी डायमेंशनल फार्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी डायमेंशनल फार्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी होगी, और ईच फिजिकल क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करेगी, डायमेंशनल फार्मूला को रिप्रेजेंट करेगी। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन बोलेंगे। हाँ, तो अभी जो अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो अभी तक के हमने डायमेंशन पढ़े, डायमेंशनल फार्मूला पढ़े, डायमेंशनल इक्वेशन पढ़े, तो डायमेंशनल एनालिसिस की यूज क्या है, तो डायमेंशन का यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हम चेक कर सकते हैं। पहला इसका यूज है कि हम चेक कर सकते हैं, क्या चेक कर सकते हैं, करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। कोई हमारे पास फिजिकल इक्वेशन दिया है वो करेक्ट है कि नहीं, वो हम चेक कर सकते हैं। तो टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, ठीक है। अब फिजिकल इक्वेशन में क्या होता है आपको पता है कि फिजिकल इक्वेशन में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड होती है, ठीक है। अब फिजिकल इक्वेशन में कोई भी फिजिकल इक्वेशन लिखा मैंने, v = u + at मैंने लिखा था, एक फिजिकल इक्वेशन है। और फिजिकल इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में टर्म होती है, पता है ना, टर्म, एक टर्म है। व्हाट इज टर्म, टर्म आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, प्लस या माइनस से सेपरेटेड होती है। तो हर फिजिकल इक्वेशन में क्या होती है, टर्म। अब ये फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है, ये हम डायमेंशन से चेक कर सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस का ये यूज है कि ये फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं चेक करना। ये करेक्ट कब होगा, तो इसके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म, ये डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म, हर टर्म के जब जो डायमेंशन रहेगी, कोई फिजिकल इक्वेशन होगा तो उस फिजिकल इक्वेशन में हर टर्म के डायमेंशन अगर सेम है, इक्वल है, तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट रहेगा। ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि इफ, क्या बोला मैंने, इफ ऑल द टर्म्स ऑफ, if the dimensions of all the terms of physical
इक्वेशन, फिजिकल इक्वेशन आर इक्वल या सेम। अगर क्या बोला, ये मेरे पास फिजिकल इक्वेशन है, तो इस फिजिकल इक्वेशन के जो ईच एंड एवरी टर्म का जो डायमेंशन रहेगा वो इक्वल रहेगा, देन दिस फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली क्या रहेगा, इस डायमेंशनली क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। डायमेंशनली क्या रहेगा बताओ, करेक्ट रहेगा। डायमेंशनली क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का रूल है। दिस इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि अगर कोई फिजिकल इक्वेशन है उसमें हर टर्म की डायमेंशन अगर क्या है, बराबरी की है, इसके जो डायमेंशन हो गए वही डायमेंशन इसके हो गए, वही डायमेंशन इसके होंगे, तो वो फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। जैसे कि इस फॉर एग्जांपल में, ये एग्जांपल है अपने पास, इस फिजिकल इक्वेशन के लिए वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होगी। वेलोसिटी के डायमेंशन आपको पता है क्या होती है, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। इस टर्म के डायमेंशन, ये भी वेलोसिटी है, इसके डायमेंशन क्या होंगे बताओ, m0 l1 t की पावर -1। अब at के डायमेंशन निकालेंगे, तो at के डायमेंशन निकालने के लिए a के डायमेंशन और t के डायमेंशन दोनों के डायमेंशन निकालेंगे, या फिर ऐसा भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a ऑफ t के डायमेंशन यानी a के डायमेंशन और t के डायमेंशन, तो a के डायमेंशन क्या होंगे बताओ, m0 l1 t की पावर -2 होता है। अपन अलग अलग कर लेते हैं, a का डायमेंशन और t के डायमेंशन दोनों के साथ डायमेंशन। और टाइम का डायमेंशन क्या होगा, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 1 होगा। अब इन दोनों को सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, m की पावर 0, दोनों का बेस कैसे सेम है, एक बार लिखेंगे पावर का एडिशन, तो l की पावर क्या होगा 1 होगा, और t की पावर कितनी होगी -2 + 1 -1। तो चेक करो वाला, हर टर्म के डायमेंशन देखो सेम है, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईच एंड एवरी टर्म के डायमेंशन कैसे सेम है, इसलिए ये इक्वेशन के साथ डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। तो मतलब द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म, डायमेंशन ऑफ इस टर्म ऑफ अबव इक्वेशन है गिवन इक्वेशन आर कैसे बताओगे, आर इक्वल है कि नहीं है, इसीलिए गिवन फिजिकल इक्वेशन, ये जो फिजिकल इक्वेशन है, इस फिजिकल इक्वेशन को हम काइनेमेटिकल इक्वेशन भी बोलते हैं, ये काइनेमेटिकल इक्वेशन है। तो ये जो फिजिकल इक्वेशन होगा, तो इसमें डायमेंशन ऑफ इस टर्म ऑफ गिवन इक्वेशन कैसा है, आर इक्वल है, इसीलिए द गिवन फिजिकल इक्वेशन, गिवन काइनेमेटिकल इक्वेशन, गिवन फिजिकल इक्वेशन इज क्या है, डायमेंशनली क्या बताओ, करेक्ट है कि नहीं है, बोलो डायमेंशनली करेक्ट है। कोई दिक्कत, वन मोर और एग्जांपल ले सकते हैं। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन आपको पता है, दूसरा यस वाला डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है बताओ, ut प्लस हाफ ऑफ at का स्क्वायर, ये होता है ut प्लस हाफ ऑफ at का स्क्वायर। ये भी एक फिजिकल इक्वेशन है, ये भी एक काइनेमेटिकल इक्वेशन है। इसमें हर टर्म के डायमेंशन आप निकाल के देखो, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, मास की पावर 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में लेंथ होता है, l की पावर 1 और t की पावर 0 होगी। फिर डायमेंशन इसका निकालोगे ut का डायमेंशन और t के डायमेंशन निकालोगे, तो बताओ, ओके इसको पूछ देता हूँ मैं, ठीक है। बताओ क्या हो जाएगा, मास की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर कितनी होगी -1, क्योंकि मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी। और टाइम के डायमेंशन क्या होती है बताओ, m0 l0 t की पावर 1। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो तो क्या मिलेगा बताओ, m की पावर 0, l की पावर 1 + 0 1, -1 + 1 0। देखो डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन देखो और ut के डायमेंशन देखो बराबरी के आगे। अब बताओ कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती, याद रखना, द कांस्टेंट हैज नो डायमेंशन। 1/2 इज कांस्टेंट है नंबर जो चेंज नहीं होता, उसके डायमेंशन नहीं होते, याद रखना, कांस्टेंट के डायमेंशन नहीं होते। डायमेंशन किसके निकालोगे, 1 मतलब at का स्क्वायर, मतलब इस पूरे टर्म के डायमेंशन निकालना चाहते हो, लेकिन 1/2 का डायमेंशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट के डायमेंशन नहीं होते। तो बात करोगे a का स्क्वायर और t का स्क्वायर, ठीक है, इसके डायमेंशन निकालोगे, क्या हो जाएगा बोलो। तो 1/2 के डायमेंशन नहीं होती, इसलिए 1/2 ऐसा लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर -2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और t का m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 2। अब इसको सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा बताओ, क्या मिलेगा, m की पावर 0, 1 + 0 1, -2 + 2 0। तो देखो हर टर्म के डायमेंशन देख लो, हर टर्म के डायमेंशन कैसे सेम है,
इसलिए ये फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। तो डायमेंशन का यूज है कि कोई फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं चेक कर सकते हो। कोई भी फिजिकल इक्वेशन, आप काइनेटिक एनर्जी ले लो 1/2 mv का स्क्वायर, एनर्जी के डायमेंशन निकालो, इस टर्म के डायमेंशन निकालो, दोनों के डायमेंशन बराबर ही क्यों होंगे, 101%। तो फिजिक्स में जितने भी फिजिकल इक्वेशन होंगे वो सभी फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं हम चेक कर सकते हैं। तो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं चेक करने के लिए हम कौन सा रूल यूज करते हैं, कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन के हर टर्म के डायमेंशन कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम है, इक्वल है, तो वो फिजिकल इक्वेशन क्या होगा, डायमेंशनली करेगा क्या। तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, तो कन्वर्सन फैक्टर, तो फाइंड कन्वर्सन फैक्टर, कन्वर्सन फैक्टर ऑफ, कन्वर्सन फैक्टर क्या बोला, सेकंड यूज क्या है, टू फाइंड क्या, कन्वर्सन फैक्टर बिटवीन यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। सुनो, टू फाइंड कन्वर्सन फैक्टर ऑफ, कन्वर्सन फैक्टर बिटवीन यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, अब सिस्टम ऑफ यूनिट मैंने आपको बताया था, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। तो जैसे कि मास का एमकेएस में क्या होता है, केजी, 1 केजी। तो 1 केजी सीजीएस में क्या होगा, ये एमकेएस की बात होगी। एमकेएस में मास का क्या होता है, 1 केजी। तो केजी यानी यहाँ पे ग्राम होता है, तो 1 केजी यानी कितना ग्राम, 10⁻³ ग्राम। तो ये है कन्वर्सन फैक्टर, इसी को हम कन्वर्सन फैक्टर बोलते हैं। तो हमको पता है 1 केजी यानी 10⁻³ ग्राम, ये हमको पता है। 1 मीटर यानी हमको पता है कितना, 10⁻² सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ये हमको पता है। और 1 सेकंड यानी कितना होता है, 1 सेकंड होता है इसी चीज में, ठीक है। तो ये जो चीज है ये कन्वर्सन फैक्टर। तो ये हम कन्वर्सन फैक्टर हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अब एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं मैं, एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे हमको कन्वर्सन फैक्टर निकालना है, किसका, तो यूनिट्स ऑफ फोर्स इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। तो फोर्स के बारे में की बात करो, तो एमकेएस में और सीजीएस में, तो एमकेएस में फोर्स को बोलते हैं न्यूटन और सीजीएस में बोलते हैं डाइन। ये डाइन कहां से, वो डाइन नहीं, भूतनी चुड़ैल वाला डाइन नहीं, ठीक है। तो फोर्स को एमकेएस सिस्टम में न्यूटन बोला जाता है और सीजीएस सिस्टम में डाइन बोला जाता है। तो 1 न्यूटन यानी कितना डाइन, वो हमको नहीं पता, कितना डाइन नहीं पता, तो एक्स डाइन बोलेंगे। तो एक्स इज अ कन्वर्सन फैक्टर, इस एक्स की वैल्यू निकल जाएगी तो 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है पता हो जाएगा। उस तरह वर्क ये हो गया फोर्स की बात। वर्क को एमकेएस सिस्टम में क्या बोला जाता है, तो जूल बोला जाता है, जूल जे, ठीक है। तो 1 जूल इसमें जूल बोला जाता है और इसमें अर्ग बोला जाता है, अर्ग। सीजीएस में एनर्जी को अर्ग, अबे नए ये अर्ग क्या है, फर्क क्या है, ये नए आप 11th क्लास में आए होंगे, हाँ, तो 11th क्लास में आओगे तो आपके सब नई चीजें सीखने को मिलेगी, डाइन, ये अर्ग। तो अब बता दिया मैंने, आज के बाद में याद रख लो, हाँ, आज के बाद में याद रख लो कि फोर्स को एमकेएस में न्यूटन बोलते हैं और सीजीएस में डाइन बोलते हैं। तो 1 न्यूटन में कितना डाइन, हमको वही तो फाइंड करना है, कन्वर्सन फैक्टर। तो वो हम डायमेंशन के जरिए से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है डायमेंशन का इंपॉर्टेंस, डायमेंशनल एनालिसिस का बेनिफिट, ठीक है। जैसे कि वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है एमकेएस सिस्टम में जूल होता है, तो और सीजीएस सिस्टम में अर्ग होता है। तो 1 जूल यानी कितना अर्ग नहीं पता, तो हम एक्स अर्ग बोलेंगे और बस वो कन्वर्सन फैक्टर निकाल लो। ये निकालना किसके जरिए से, डायमेंशन के जरिए से। ओके, तो चलो हम कन्वर्सन फैक्टर फाइंड करते हैं। तो कन्वर्सन फैक्टर, तो लेट एक्स बी द कन्वर्सन फैक्टर, मैं ले लेता हूं, लेट एक्स बी द क्या, कन्वर्सन फैक्टर बिटवीन यूनिट्स ऑफ, तो बिटवीन क्या, ऐसा यूनिट ऑफ क्या, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क यानी क्या होता है बताओ, जूल। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क जूल होता है ना। एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क कौन सा,
अर्ग, जिसको हम अर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो 1 जूल यानी कितना अर्ग होगा नहीं पता, 1 जूल यानी कितना अर्ग होगा, x अर्ग होगा, कोई दिक्कत। ओके, अब इसको ये जो मैंने लिखा हो, ये जूल यानी वर्क है, एनर्जी है, अर्ग यानी वर्क है, एनर्जी है, तो आपको डायमेंशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि डायमेंशन की मदद से हमको निकालना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो राइट द अबव इक्वेशन, मतलब इस अबव इक्वेशन को डायमेंशनल के फॉर्म में लिखेंगे। तो डायमेंशनल फॉर्म ऑफ अबव एक्सप्रेशन या अबव इक्वेशन बोल सकते हैं। इसके डायमेंशन फॉर्म में क्या होगा, अब बताओ जूल पे डायमेंशन क्या हो गया, तो वर्क है, तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का फार्मूला क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन, और सेकंड फिलहाल के लिए सेकंड नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका क्या होता है केजी, इसका मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये मीटर बोले तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट है किसके, वर्क के क्या है, यूनिट है। तो 1 जूल यानी x अर्ग, इसको हम डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा बताओ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं समझे। और x अर्ग यानी क्या होगा बताओ, x अर्ग यानी क्या होगा बताओ, अर्ग यानी क्या होगा, ग्राम cm स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, कोई दिक्कत। इसे मैं फिलहाल के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ, ठीक है। ओके, इसको मैंने ये लिख दिया, लिख सकता हूँ ऐसा। अब नाउ राइट द अबव इक्वेशन, ये जो अबव इक्वेशन इसको किसके फॉर्म में लिखूंगा, इन डायमेंशनल फॉर्म में लिखूंगा, डायमेंशनल फॉर्म में लिखूंगा। तो इसके डायमेंशन क्या हो गए बताओ, m, इसको मैं m1 ले लेता हूँ, m1 की पावर 1, L1 की पावर 2, T1 की पावर -2, कोई दिक्कत। तो x, ओके, इसके डायमेंशन क्या होगा बताओ, m2 की पावर 1, L2 की पावर +2 और T2 की पावर -2, कोई दिक्कत। मुझे x निकालना है, तो x निकालने के लिए बताओ, x को जगह पर रख दिए, ये इंटू वाली चीज क्या में आ जाएगी, डिवाइड में। तो इसको ऐसा रखते हो, इधर रखते हो, m1 की पावर 1, L1 की पावर 2, T1 की पावर -2 अपॉन में m1 की पावर m2 की पावर 1, L2 की पावर 2 और T2 की पावर -2 इक्वल टू क्या होगा, x होगा, कोई दिक्कत। अब क्या करूंगा, इसको अच्छे फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। अच्छे फॉर्म में बोले तो कैसे, देखो यहाँ तो अच्छे से, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू, x की तो वैल्यू निकालना है हमको, तो बताओ इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, बोले तो m1 और क्या m2, ओके। और ये क्या बताओ, ये क्या चीज है, L1 बाय L2, उसकी पावर 2 हो जाएगी, और ये T1 बाय T2, उसकी पावर क्या हो जाएगी, -2, क्योंकि ये भी 2, ये भी 2, दोनों का पावर 2, ये भी -2, ये भी -2, दोनों का पावर -2। अब बताओ मुझे m1 यानी क्या है, m1 यानी क्या है बताओ, kg। तो यहां तक हो गया था अपना लिख के, ठीक है। तो 1 kg यानी कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम होता है, ठीक है। 1 ग्राम तो एज इट इज रहेगा बेचारा, ठीक है। अब ये 1 मीटर यानी कितना सेंटीमीटर, तो 10⁻², इसको 1000 को तुम 10⁻³ लिख सकते हो, ठीक है। और 1 मीटर है ना 100 सेंटीमीटर, 100 का मतलब 10⁻², cm अपॉन में cm, और उसका क्या है स्क्वायर, और ये बेचारा 1 सेकंड 1 का पावर -2 बचेगा, ठीक है। अब ये केजी से ये ग्राम है, ग्राम से ग्राम कैंसर, क्योंकि 1 केजी है 10⁻³ ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसर, तो 10 का पावर 3 बचेगा, और ये 10⁻4 हो जाएगा, cm से cm कैंसर हो जाएगा, 2 4 हो गया। तो x की वैल्यू जो आएगी ना 10⁻7 आएगी। अब नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम, आपका इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, 1 जूल यानी कितना अर्ग, यही तो हमको फाइंड आउट करना था। तो 1 जूल यानी x अर्ग, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻7 अर्ग आ गई। तो इस तरह से हमने डायमेंशन का यूज करके कन्वर्शन फैक्टर हमने निकाले। तो कन्वर्शन फैक्टर बिटवीन यूनिट ऑफ वर्क, तो ऐसा यूनिट जूल था, सीजीएस यूनिट अर्ग था, तो 1 जूल यानी कितना अर्ग, तो नहीं पता तो x अर्ग। तो इसको यूनिट अच्छी यूनिट के फॉर्म में लिखा, केजी मीटर पर वाले फॉर्म में, तो इसका डायमेंशनल फॉर्म में लिखना है आपको, x की वैल्यू निकालना है, ये इंटू से डिवाइड में आ जाएगी, मास वाला, लेंथ वाला, टाइम वाला बिल्कुल ऐसा कंपेयर करते हुए ले जाना है। और m1 यानी आपको पता है केजी का है, ऐसा यूनिट है, तो ये केजी आ जाएगा, m1 यानी 1 केजी, m2 यानी 1 ग्राम, ये आपको बराबर सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो आज अपन जो देखने वाले
थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस का थर्ड एप्लीकेशन टू स्टैब्लिश, हमको स्टैब्लिश करना है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, मतलब रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। हमको फार्मूला डिराइव करना है या क्या बोल सकते हैं, स्टैब्लिश, टू स्टैब्लिश, थर्ड एप्लीकेशन है टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी, ओके। ये थर्ड एप्लीकेशन, मतलब जो रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज होगी उसके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा वो हम डायमेंशन एनालिसिस से पता कर सकते हैं। अब रिलेशनशिप मतलब ऐसा एक फार्मूला जिसमें वो फिजिकल क्वांटिटी सभी रहे, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता है। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड होती है कि बॉडी का मास कितना है और वो कितनी स्पीड से भाग रही है। जितनी ज्यादा स्पीड से भागेगी उतनी ज्यादा उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब वेलोसिटी, बॉडी के अंदर कितनी वेलोसिटी है। तो आपको पता है मास और वेलोसिटी पर डिपेंड है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इसका फार्मूला क्या होगा, मास की कितनी पावर, वेलोसिटी की कितनी पावर पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड रहेगी, वो हम डायमेंशन एनालिसिस से निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला होता है 1/2 mv का स्क्वायर। अब ये कैसे आया, तो ये हम निकाल सकते हैं किसकी मदद से, डायमेंशन एनालिसिस के मदद से। मतलब काइनेटिक एनर्जी, मास और वेलोसिटी, इसमें क्या रिलेशनशिप है, मतलब क्या फार्मूला बनेगा, वो हम डायमेंशन एनालिसिस से निकाल सकते हैं। जैसे कि और एक मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके लिए होता है, कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। जैसे कि आपको पता है सन के अराउंड में कौन घूमती है, अर्थ घूमती है, तो अर्थ को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स सन और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड होता है, तो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है उसके ऊपर डिपेंड होता है, अर्थ के मास के ऊपर डिपेंड होता है, उस बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड होता है, और बॉडी की स्पीड के ऊपर डिपेंड होता है। अब आपको पता हो गया कि मास, वेलोसिटी और डिस्टेंस पे डिपेंड होता है, लेकिन मास की पावर क्या आएगी, वेलोसिटी की पावर क्या आएगी, रेडियस की पावर क्या आएगी, डिस्टेंस, सॉरी नॉट रेडियस, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस की पावर क्या आएगी हमको नहीं पता। तो इसका फार्मूला अभी हमको पता है mv का स्क्वायर अपॉन में r, लेकिन ये फार्मूला कैसे आया, ये हम डायमेंशन एनालिसिस से क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। सेम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, ये आपका पेंडुलम हो गया, ये पेंडुलम हो गया, पूरा नाश हो गया, पूरा नाश हो गया। ओके, तो पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की बात कर रहा था। तो पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है कि ये पेंडुलम हो गया, पेंडुलम ये ऐसे उधर से इधर आ रहा है, मतलब ये ऐसे यहाँ जा जाएगा, यहाँ से इधर आएगा, तो ये ऑसिलेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ से यहाँ आना, यहाँ से वापस जाना, मतलब इसको एक ऑसिलेशन बोलते हैं। तो एक ऑसिलेशन परफॉर्म करने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ओके, टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब ये जो पीरियड होता है ये डिपेंड होता है लेंथ के ऊपर डिपेंड होता है और ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड होता है। ये जो स्ट्रिंग है ना, धागा, तो स्ट्रिंग के लेंथ के ऊपर डिपेंड होता है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी वो उतने जल्दी ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, और ग्रेविटी के ऊपर भी डिपेंड होती है। अब लेंथ और ग्रेविटी पे तो डिपेंड होती है बात होगी, लेकिन पीरियड एंड टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी, ग्रेविटी एक फिजिकल क्वांटिटी, तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, वो रिलेशनशिप हमको स्टैब्लिश करना है। तो इसका फार्मूला होता है T=2π√L/h। अब ये फार्मूला कैसे आया, ये फार्मूला हम डायमेंशन एनालिसिस से हम निकाल सकते हैं। तो चलो देखते हैं, एग्जांपल के तौर पे हम सपोज कर रहे हैं कि हमको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। ठीक है, तो नाउ सपोज हमको किसके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, ठीक है, तो सपोज we have to establish relationship between which physical quantity, period of simple pendulum, okay, बोले तो T होता है कैपिटल T, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बोले तो L, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, पहले तो स्मॉल जी। तो आपको पता है पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किस पर डिपेंड होता है? पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड किसके ऊपर होता है? डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड ग्रेविटी, जी पे डिपेंड होता है। इसका मतलब टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। लेंथ की पावर क्या नहीं पता, x, जी की पावर क्या नहीं पता, y, लेंथ की पावर क्या आएगी नहीं पता, जी की पावर क्या आएगी नहीं पता। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगा दिए k, तो l की पावर x और g की पावर y। अब डायमेंशन की मदद से निकालना है, इसे इक्वेशन नंबर में फर्स्ट दे दो। क्या समझ में आ गया क्या? फिर से पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किसके ऊपर डिपेंड है? लेंथ के ऊपर डिपेंड है, ग्रेविटी पे डिपेंड है। लेकिन पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम लेंथ की कौन सी पावर पे डिपेंड है नहीं पता, x, ग्रेविटी की कौन सी पावर पे डिपेंड है नहीं पता, y। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, मतलब प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हट जाता है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है k। प्रोपोर्शनलिटी क्या आ जाता है? कांस्टेंट आ जाता है, क्या? k। ओके, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है k। अब डायमेंशन की मदद से निकालना है, तो आपको डायमेंशन ऑफ t बताएं, तो राइट अबाउट इक्वेशन इन डायमेंशनल फॉर्म, इसको डायमेंशनल फॉर्म में लिखेंगे। तो राइट द अबाउट इक्वेशन इन डायमेंशनल फॉर्म, डायमेंशनल के फॉर्म में, डायमेंशनल फॉर्म, ओके, डायमेंशनल फॉर्म। तो पीरियड के डायमेंशन होते हैं, तो मास की पावर 0, लेंथ की पावर 0, टी की पावर 1। के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और कांस्टेंट के कभी डायमेंशन नहीं होते, के डायमेंशन नहीं होते। तो के डायमेंशन नहीं होते तो उसको जैसा का वैसा लिखेंगे, ठीक है। लेंथ के डायमेंशन, तो मास की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर 0 और उसका पावर 1 होगा, कोई दिक्कत? ग्रेविटी एक प्रकार का एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं ना, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। मीटर यानी लेंथ और सेकंड यानी टाइम। तो बताओ क्या हो जाएगा? मास 0, लेंथ की पावर 1 और टी की पावर -0, कोई दिक्कत? और पावर में y। हमको x और y की वैल्यू ही निकालना है। तो अब क्या हो जाएगा? इधर का जैसा का वैसा रहेगा, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1, जैसा का वैसा k, जैसा का वैसा। अब बताओ ये x मल्टीप्लाई होगा इसको, तो 0 इंटू एक्स 0, 1 इंटू एक्स x और t 0 इंटू एक्स 0, तो दिक्कत? इसमें क्या होगा? ओके, t की पावर -1 नहीं, t की पावर -1 नहीं है, ये k की पावर नहीं सर, t की पावर यहाँ पे नहीं, ये पहले वाले में यहाँ, हाँ t की पावर 1, तो ये t की पावर 1 है, t की पावर 1 होना चाहिए, ठीक है। ओके, m की पावर 0, l की पावर x, t की पावर 0 बराबर हो गया। फिर 0 इंटू वाई क्या होगा? 0, 1 इंटू वाई y और -2y होगा, कोई दिक्कत? ओके, अब क्या कर लो, अब क्या करोगे? ये m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 एज इट इज रहेगा, k भी एज इट इज रहेगा। अब ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। अब बताओ ये बेस सेम है, तो 0 + 0 0, l की पावर क्या होगी? x + y, क्योंकि बेस कैसा है? सेम है, एक बार पावर का एडिशन होता है। और t की पावर क्या होगी? -2y होगी। ओके, कोई दिक्कत? अब पावर को कंपेयर कर दोनों तरफ, कंपेयर द पावर ऑफ m, l and t इन बोथ साइड, दोनों तरफ। तो बताओ कंपेयर कब करेंगे पावर को? तो m का पावर तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, कोई मतलब नहीं। अब बताओ l की पावर x + y है, इधर 0, तो x + y इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे। ओके, अब बताओ यहाँ पे सॉरी, ये फर्स्ट हो गया, ये क्या रहेगा? सेकंड रहेगा। अब बताओ ये -2y है, l की पावर इधर, t की पावर इधर -2y है और इधर t की पावर कितनी है? 1 है। इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे, तो थर्ड से y निकल जाएगा। तो फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम थर्ड से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बताओ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2 इंटू में, वो काय में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, तो -1/2 होगा। इंटू वाली किसका में आ जाएगी? डिवाइड में। और इसको पुट कर देंगे किसमें? पुट इन सेकंड में पुट करेंगे, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो x + y था, तो y की जगह कितना आ जाएगा? -1/2 और इक्वल टू 0 होगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी, क्योंकि माइनस उधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा।
ओके, तो x की भी वैल्यू निकल गई, y की भी वैल्यू निकल गई। तो नाउ इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो। तो नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम, नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, हाँ चलो कोई बात नहीं। तो बताओ, नाउ इधर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट बिकम, इक्वेशन फर्स्ट क्या बोल रहा है, t इक्वल टू के, एल की पावर कितनी थी, x थी, तो x की वैल्यू कितनी आई 1/2, y बाद में क्या था g ग्रेविटी, तो y की वैल्यू कितनी है बताओ -1/2। देखो y की वैल्यू -1/2, ये y की वैल्यू -1/2 y की वैल्यू। अब क्या हो जाएगा बताओ, ये -1/2 नीचे आएगा तो क्या होगा, +1/2 होगा, कोई दिक्कत, ये भी पावर में 1/2, ये भी पावर में 1/2, दोनों का पावर कितना होगा L/G, दोनों का पावर 1/2, और पावर में 1/2 यानी रूट होता है, मतलब k रूट में L/G, L/G, ये आपका पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला हो गया। अब k जो होता है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू प्रैक्टिकली निकाली जाती है, एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है। तो एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू कितनी निकली 2π, एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू कितनी निकली 2π, इसलिए पीरियड का फार्मूला क्या हुआ 2π√L/G। मैंने बोला था जब ये फार्मूला, तो ये फार्मूला हम मतलब पीरियड, लेंथ और ग्रेविटी में क्या रिलेशन है, ये हम डायमेंशन के जरिए से हम निकाल पाए। तो कैसा निकालने का तरीका कैसा है कि हमको पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला निकालना है। तो पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड किसके ऊपर होता है, लेंथ और किस पे, ग्रेविटी पे। तो लेंथ की पावर क्या तो नहीं पता x, g की पावर क्या तो नहीं पता y, फिर इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन दिया कांस्टेंट के, तो इसको डायमेंशन के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया, फिर ये दोनों का ये भी m है, ये भी m है, दोनों का मतलब m का पावर 0 हो जाएगा, ये भी l है, ये भी l है, दोनों का बेस सेम है, एक बार पावर का एडिशन हो जाएगा, सेम पीरियड के समय में ऐसा किया। फिर दोनों तरफ के पावर को, MLT के पावर को कंपेयर किए, तो हमको दो इक्वेशन मिल गए, ठीक है। इन दो इक्वेशन को सॉल्व किया अपन ने, इसमें y की वैल्यू निकली, y की वैल्यू वहां पुट कर दिया, x की वैल्यू निकली, x और y दोनों की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। तो माइनस है तो नीचे आया तो प्लस हो गया, पावर दोनों का पावर सेम है तो एक बार लिखेंगे, और इसका मतलब स्क्वायर रूट होता है, तो फार्मूला निकल गया। और के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू डायमेंशन से नहीं निकलती, ये डायमेंशन का एक क्या बोल देंगे क्या लिमिटेशन है, मतलब डायमेंशन का एक डिसएडवांटेजेस है कि डायमेंशन की मदद से हम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, वो एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है, और एक्सपेरिमेंटली कितनी निकली 2π, तो इसलिए पीरियड का फार्मूला 2π/L/G। तो आपको अगर एग्जाम में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करो बोलेगा तो ये 2π नहीं भी लिखोगे, के भी लिखोगे, यहां तक भी लिखोगे तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलो लिखो इसको।